नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ 88.4 एफएम पंचरूल पल्स पर हिल से दिल तक। साथियों, आज हम कुमाऊं क्षेत्र में छुपे हुए एक और रत्न दारमा घाटी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ टॉक शो में भारतीय सेना के विशेष अतिथि मेजर करण भल्ला जी शामिल हैं। सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचरूल पल्स में। कृपया हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। मैं मेजर करण भल्ला कुमाऊं स्काउट से हूँ। कुमाऊं स्काउट्स पंचशूल ब्रिगेड का हिस्सा है। सन 2018 में मैंने कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया और जैसा कि आप जानते हैं और कुमाऊं स्काउट्स के नाम से भी पता चलता है, यह सन्स ऑफ सॉइल पर आधारित है और कुमाऊं क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात है। सर, जैसा कि आपने हमें कुमाऊं स्काउट के बारे में बताया, क्या आप इस बारे में हमें थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? जी बिल्कुल। कुमाऊं स्काउट्स भारतीय सेना की एक विशेष बटालियन है जो बाहरी खतरों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए कुमाऊं क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात है। सभी सैनिक आसपास के शहरों और गाँवों के स्थानीय लोग हैं, जिसके कारण वे क्षेत्र के मौसम, इलाके और बोली से अच्छी तरह वाकिफ है और शारीरिक रूप से भी मजबूत है और साथ ही पर्वतारोहण के भी विशेषज्ञ हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय होने के कारण वे क्षेत्र के नागरिकों से भी अच्छी तरह परिचित हैं, जो स्थानीय लोगों की जानकारी जुटाने और स्थानीय लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की पहचान करने में भी काफी मददगार है। चलिए सर, अब मूल बातों से शुरू करते हैं। दारमा घाटी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके महत्व क्या है, सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी? क्या आप इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? जी जरूर। सबसे पहले मैं ये तथ्य सामने लाना चाहूँगा कि उत्तराखंड देवभूमि जो है वो हिमालय का एक क्षेत्र है जिसमें ऊंची चोटियां, प्राचीन नदियां और उपजाऊ मैदान हैं, जहां 15 से भी ज्यादा प्रमुख घाटियां हैं। लेकिन आज मुझे आपके साथ दरमा घाटी के जादू को साझा करने में बहुत ही खुशी हो रही है। दरमा घाटी भारत चीन सीमा और भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। चीनी कब्जे वाले तिब्बत के करीब होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय सेना और आईटीबीपी एक साथ मिलकर देश की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए लगातार सीमाओं पर गश्त करती है। इसके अलावा दरमा घाटी में हमारी विरासत और प्राकृतिक संपदा से भी हमें जोड़े रखती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां संस्कृति, इतिहास और जैव विविधता एक साथ पनपती है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रह चुका है, जहां स्थानीय लोग ऊन और नमक जैसे सामानों का आदान प्रदान करते थे। दरमा घाटी रंग समुदाय का भी घर है, जो प्राचीन हिमालयी परंपराओं को अभी भी बनाए रखते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी रंग समुदाय के बारे में बात करी, क्या इस बारे में आप और थोड़ा और डिटेल से हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? रंग समुदाय एक तिब्बती बर्मी समूह है जो कि ऐतिहासिक रूप से दरमा घाटी और जौहर घाटी के कुछ हिस्सों और साथ साथ नेपाल के भी कुछ हिस्से जैसे चमेलिया घाटी में निवास करता रहा है। उन्हें शौका के नाम से भी जाना गया है। रंग दरमा घाटी में 14 से ज्यादा गांवों में रहते हैं, जैसे कि गो, ढाकन, तिडांग, सेला, चाल, नागलिंग, बालिंग, दुक्तू, माचा इत्यादि। रंग आमतौर पर व्यासी, चौडांगसी, कुमाऊनी, हिंदी और दरमा भाषा बोलते हैं। वे कृषि जैसे कि जौ, कुट्टू और आलू और साथ ही साथ पशुपालन और पर्यटन से भी समृद्ध हैं। वे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिश्रण का पालन करते हैं। साथ ही साथ धौली देवी उनकी प्रमुख आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक हैं। फूल देवी यानी वसंत का स्वागत, हरेला उत्सव जो कि स्थानीय पर्व है, और छिपला जात जो मॉनसून के आगमन के उपलक्ष्य में छिपला केदार मंदिर तक एक ट्रैक किया जाता है। यह सभी त्योहार बहुत ही धूमधाम से भी दरमा घाटी में मनाए जाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी थी सर। क्या दरमा घाटी का पौराणिक कथाओं या इतिहासों के संबंध में भी आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। जैसा कि आप जानते ही हैं, पंचाचूली चोटियां दरमा घाटी का हिस्सा हैं और इनकी जड़ें काफी गहरी पौराणिक हैं। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत के पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा से पहले अपना अंतिम भोजन यहीं पकाया था, जिसके कारण चोटियों का नाम पड़ा पंचाचूली। 5 खाने के पकाने के लिए चूल्हे। ऐतिहासिक रूप से घाटी एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थी, जिसने इस क्षेत्र में समृद्धि लाई। पंचाचूली के इर्द गिर्द रहस्य काफी सारे और प्राचीन हैं, जिसके कारण अतीत में
इन चोटियों पर चढ़ने के बहुत कम सफल प्रयास देखने में सामने आए हैं। कलुआ लाहौर की एक और प्रसिद्ध मिथक है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बात करते हैं धारमा घाटी में पर्यटन की। सर, धारमा घाटी में पर्यटन की अभी क्या स्थिति है, इस बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? जी जरूर, यह बताने के लिए तो काफी कुछ है। सबसे पहले कंचूटी नामक एक छोटा सा गांव जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां से सड़क नारायण आश्रम की ओर मुड़ती है। नारायण आश्रम शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रहने और आध्यात्मिकता के साथ सुकून और मनमोहक नजारों का अनुभव करने के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान है। सोबला गांव से 3.5 किलोमीटर दूर पर एक गांव है जिसका नाम है दार, जिसे दरमा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अतीत में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद दारयाल, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इस छोटे से खूबसूरत गांव में आज भी रहते हैं। दार से लगभग 4 किलोमीटर दूर बोगलिंग गांव है, जो साहसिक ट्रैकिंग मार्ग और चारों तरफ से विशाल हरे घास के मैदान प्रदान करता है। यह गांव खाना बदोशों के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक स्थल रहा है। अब बात करूंगा सेला गांव की। सेला गांव पौराणिक कथाओं वाला एक और प्रसिद्ध गांव है। एक प्रचलित मिथक के अनुसार गांव के कुछ पूर्वजों ने सूर्य की किरणों का रास्ता साफ करने के लिए रात के दौरान पूर्वी पहाड़ी को काटने का निर्णय लिया। दैवीय आदेश के अनुसार यह कार्य सुबह होने से पहले ही पूरा किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन जिस पहाड़ पर आज सेला गांव स्थित है वह झुक गया है। सेला का मंडम बुग्याल, जंगली हल्दी, किंजरी, अतीस, हथजारी, कटकी और कवचों सहित प्राकृतिक जड़ी बूटियों की प्रचुर आपूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सर, मैंने नागलिंग गांव के बारे में भी कुछ एक रोमांचक कहानियां सुनी हुई हैं, क्या इस बारे में भी आप कुछ हमें बता सकते हैं? सेला से लगभग 7 किलोमीटर दूर नागलिंग गांव है, जिसे दरमा का वास्तविक प्रारंभिक बिंदु भी माना गया है। यह बड़े समतल खेतों और बहुरंगी जीवंत भड़कीले घोड़ों के मौसमी कालीनों के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गांव में पर्यटकों के घूमने के लिए आरामदायक होमस्टे हैं। नागलिंग गांव में कलुआ लोहार रहते थे, जो कि एक कोबरा सांप से बहुत परेशान थे, जिसने अपने डंक मारने की वजह से काफी जानें भी ली थीं। कोबरा के आतंक से छुटकारा पाने के लिए कलुआ लोहार ने एक दिन अपना घर खोला और कोबरा से दोस्ती कर ली। जैसे ही मैजा यानी कि मक्खन वाली चाय और चिरपा यानी सत्तू पिलाया, उसके बाद कोबरा शांत हो गया। इसी की आड़ में कलू लोहार ने कोबरा को लोहे की एक चमकती हुई लाल गेंद खिलाई, जिससे वह मर गया। गांव में एक चट्टान है जिस पर मृत कोबरा के निशान और उसके चारों ओर नाचते हुए स्थानीय लोगों के पैरों के निशान हैं, और इसी कारण गांव का नाम नागलिंग पड़ा। बगल के गांव बालिंग में देवदार के जंगल के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ों का उपयोग स्यांग से, जो कि सभी गांव की मुख्य देवता हैं, उनकी पूजा के लिए दारचियो यानी सिंहासन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। ये तो बहुत ही रोमांचकारी था सर। क्या आप उसके आसपास के गाँव के बारे में भी हमें बता सकते हैं? जी जरूर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घाटी में कई छोटे छोटे प्राचीन और प्रसिद्ध गांव हैं। उनमें से एक है बौन घाटी का सबसे बड़ा गांव है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर शिव मंदिर स्थित है। ईसाई मिशनरी कई साल पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक चर्च बनाने के लिए इस गांव में आए थे, लेकिन असफल रहे, जिससे रंगों की आस्था और परंपराओं और उनकी अखंडता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। चर्च के खंडर आज भी देखे जा सकते हैं। गांव में पंचाचूली की चोटियों के शानदार दृश्य देखने के लिए कई व्यू पॉइंट स्थित हैं। बालिंग से लगभग 7 किलोमीटर दूर सोन और दुक्तू गांव स्थित हैं, जो एक छोटी सी नदी न्योला के माध्यम से अलग होते हैं। गांव भोजपत्र यानी बर्च के बागानों से समृद्ध है। इन बागानों के माध्यम से ट्रैकिंग आपको रंगियाड़ी तालाब और एक प्राचीन मंदिर तक ले जाती है। यह गांव पंचाचूली चोटियों के दृश्य और साथ ही साथ कई ट्रैकिंग मार्ग और होमस्टे भी प्रदान करता है। सोन गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव स्थित है जिसका नाम है दांतु। सन 1977 से हर साल अगस्त के महीने में हया गबला के प्रांगण में 14 देवताओं और 30 देवियों के मिलन का जश्न मनाने के लिए वार्षिक गबला मेला इस गांव में हया गबला के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, जो कि सबको ही एक ना एक बार अनुभव करना चाहिए। लसार घाटी में तिदांग, मार्चा और सीपू 3 तरफ से नदियों से घिरे हुए हैं। मिल्टी बाने तालाब देखने ही लायक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इसके आसपास हो तो आसमान धूसर हो जाता है और प्रकृति भारी बारिश और गरज के साथ अपना प्रकोप दिखाती है। सर, अगर कोई धारमा घाटी की यात्रा करना चाहे तो उसके लिए एक आदर्श समय क्या रहेगा सर? ट्रैकिंग के लिए अप्रैल से जून का महीना और चोटियों का स्पष्ट दृश्य देखना हो तो सितंबर से नवंबर एक आदर्श समय है।
सर्दियों में तो यह घाटी एक सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो जाती है। सर, दारमा घाटी को मुख्य धारा में लाने के लिए और क्या पहल की जा रही है सरकार द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा? सबसे पहले दारमा घाटी बहुत ही विशेष है क्योंकि यह अछूती, शांत और इतिहास और संस्कृति में निहित है। इसमें ट्रैकर्स के लिए, आध्यात्मिक साधकों तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। हाल के दिनों में दारमा घाटी में बड़े पैमाने पर विकास अभियान चला है। चिरकिला बांध पर NHPC की 280 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है जिसे सन 2006 में ही खोला गया था। BRO घाटी में सड़क की स्थिति के प्रभाव के लिए भारी प्रयास कर रहा है जो लगातार भूस्खलन और खराब मौसम के कारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री की जीवंत गांव योजना के हिस्से के रूप में बोगलिंग, दार, नागलिंग, बौन और सीपू सहित दूर दराज के गांवों तक मोबाइल फोन कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। धाकड़ गांव में धौली गंगा नदी पर एक जल विद्युत संयंत्र बनाने की योजना बनी है जिसका निर्माण टिहरी हाइड्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेना और ITBP इस घाटी में दावे तक तैनात हैं। भारतीय सेना ने कई सद्भावना शिविर आयोजित किए हैं जिनमें दूर दराज के इलाकों के स्कूलों में किताबें और फर्नीचर का वितरण किया गया। सौर स्ट्रीट लाइट और पोर्टेबल RO प्लांट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा दूर दराज के दुर्गम इलाकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए CSD सुविधा भी प्रदान की गई। स्थानीय लोगों को चिकित्सा कवर प्रदान करने के लिए गांव के समूह के लिए सामूहिक रूप से कई चिकित्सा शिविर और पशु चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। सेना सभी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान बचाने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे या सेवाओं की बहाली में काफी सहायक रही है। सौहार्दपूर्ण संबंध और अपने ट्रूप्स और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उत्सवों में भाग लेने से बंधन और भी मजबूत हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सर। अपनी अंतर्दृष्टि से ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मेजर करण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शो में आने के दौरान मेरे अंदर की यात्री भावना फिर से जीवित हो उठी है। मुझे उम्मीद है कि यह श्रोताओं को दारमा घाटी की खोज और सराहना के लिए और भी प्रेरित करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।